हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो क्लास है वो बर्थडे स्पेशल क्लास रहने वाली है, जिसमें हम 75 बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी भाषा के क्वेश्चनों को लेके आए हैं, जो कि आपको आसानी से यह ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चनों को हमने बड़ी मेहनत करके तैयार किया है और आप सभी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप सबके साथ और विश्वास के कारण जो है हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है, जो कि इतने कम समय में असंभव था, लेकिन आप सबके साथ ने इसे संभव बनाया और इस चैनल को आगे बढ़ाने में कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की। उन सभी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है और अपना साथ और विश्वास ऐसे ही बनाए रखना, जिससे कि हम अब इस चैनल को बहुत आगे तक ले जाएं। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देर न करते हुए ये क्लास शुरू करते हैं। कि भारतीय आर्य भाषा के नमूने जो हैं कहाँ पर मिलते हैं। तो भारतीय आर्य भाषा के जो नमूने हैं वो ऋग्वेद में मिलते हैं। इस क्लास को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें। इसमें जो 75 क्वेश्चन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो भारतीय आर्य भाषा के जो नमूने हैं वो ऋग्वेद में मिलते हैं। वेदों की जो संख्या है वो 4 है, जिसमें ऋग्वेद जो है सबसे पहला वेद माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो सामवेद के अंतर्गत जो है संगीत की बात कही गई है, यजुर्वेद के अंतर्गत गद्य पद्य मिश्रित काव्य की बात कही गई है और अर्थवेद के अंतर्गत जादू टोने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत भाषा को कठोर, प्राकृतक को मीठी किसने कहा है? तो संस्कृत भाषा को कठोर, प्राकृतक भाषा को मीठी जो भाषा का है वो राजशेखर ने कहा है। राजशेखर जो हैं 10वीं सदी के लेख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत भाषा को कर्कश, संस्कृत भाषा को कर्कश और प्राकृतक भाषा को सुकुमार किसने कहा है? तो संस्कृत भाषा को कर्कश और प्राकृतक भाषा को सुकुमार जो कहा है वह राजशेखर ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 7 नहीं है, यहाँ पर यह 7 है, 7 प्राकृतकों का उल्लेख किया है। कितने? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 7 प्राकृतकों का उल्लेख किया है। भरत मुनि जो हैं वो पहली सदी के आचार्य हैं। भरत मुनि की नाट्य शास्त्र रचना को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किसने किया था? तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया था वो पतंजलि ने महाभाष्य रचना में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। नेक्स्ट देखते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो अपभ्रंश का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया गया था वह 6वीं सदी में अपभ्रंश का जो प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राकृतक व्याकरणाचार्य चंद ने सबसे पहले अपभ्रंश का नाम का उल्लेख किया था।
तो अपभ्रंश शब्द का प्राकृतिक व्याकरणाचार्य जो हैं चंद, किसने? प्राकृतिक व्याकरणाचार्य चंद ने सबसे पहले अपभ्रंश नाम का क्या किया था? उल्लेख किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि संस्कृत में सर्वप्रथम भामा ने अपभ्रंश का उल्लेख किया था। तो संस्कृत आचार्यों में सबसे पहले जो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था वह भामा ने किया था। भामा जो हैं 6ठी सदी के आचार्य हैं। भामा काव्य अलंकार जो है भामा की रचना है। भामा जो हैं एक अलंकारवादी आचार्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपभ्रंश का प्रथम प्रबंधक काव्य कौन सा है? तो अपभ्रंश का जो प्रथम प्रबंधक काव्य है वो धनपाल की भविष्यत कथा रचना है। कौन सी है? अपभ्रंश का जो प्रथम प्रबंधक काव्य है वो धनपाल की भविष्यत कथा है। धनपाल जो हैं वो 10वीं सदी के आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अवहट्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वड रत्नाकर में किया था। किसमें किया था? अवट्ट शब्द का जो प्रयोग किया गया था वह सबसे पहले ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वड रत्नाकर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रियर्सन ने आधुनिक आर्य भाषाओं की संख्या कितनी मानी है? तो ग्रियर्सन ने जो आधुनिक आर्य भाषाओं की जो संख्या मानी है वो 17 मानी है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोंकणी भाषा महाराष्ट्र अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे हुई है? तो कोंकणी भाषा जो है वो महाराष्ट्र अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट देखते हैं कि खड़ी बोली जो है वो कौरवी, खड़ी बोली को जो कौरवी किसने कहा था? तो खड़ी बोली को जो कौरवी भाषा कहा गया है वह राहुल साकृत्यायन के द्वारा, किसके द्वारा? राहुल साकृत्यायन के द्वारा खड़ी बोली को कौरवी भाषा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रियर्सन ने हरियाणवी को क्या कहा है? तो ग्रियर्सन ने हरियाणवी बोली को बांगरू कहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि हरियाणवी को जाटुवी कहते हैं। तो हरियाणवी बोली को बांगरू और जाटुवी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा को क्या कहा जाता है? तो लरिया या खलटाई कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ी भाषा को लरिया या खलटाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जयपुर का पुराना नाम क्या है? तो जयपुर का जो पुराना नाम है वो डूडान जो है जयपुर का पुराना नाम है। इसलिए जयपुरी को डूडाडी भी कहते हैं। यहाँ डूडनी नहीं है, ये डूडाडी है, नहीं है। जयपुरी को डूडानी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुल्ला बजहीकृत सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। कैसी माना जाता है? मुल्ला बजहीकृत सबरस को उर्दू साहित्य की जो है वो प्रथम गद्य रचना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खड़ी बोली को मर्दानी किसने कहा है?
तो खड़ी बोली को जो मर्दानी कहा है वह सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। किसने? खड़ी बोली को जो मर्दानी कहा है वह सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी किसने कहा है? खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी किसने कहा है? तो खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी जो है वो ग्रियर्सन ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि पांचाली कन्नौजी का पर्याय है। क्या है? पांचाली जो कहा जाता है वो कन्नौजी बोली को पांचाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी सबसे पहले जो कहा था, सबसे पहले महामती प्राणनाथ ने कहा। किसने कहा था? खड़ी बोली के एक नवीन रूप को, किसको? खड़ी बोली के नवीन रूप को हिंदुस्तानी सबसे पहले जो कहा था वो महामती प्राणनाथ ने कहा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रजभाषा की सबसे पुरानी कृति जो है वो कौन सी है? तो ब्रजभाषा की जो सबसे पुरानी कृति है प्रद्युमन चरित जो है वो ब्रजभाषा की सबसे पुरानी कृति है। नेक्स्ट देखते हैं कि द्वतत्व व्यंजनों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो द्वतत्व व्यंजनों का जो प्रयोग किया जाता है वह कौरवी में द्वतत्व व्यंजनों का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया था? तो खड़ी बोली का जो प्रयोग सबसे पहले जो किया गया था प्रेम सागर में मिलता है। प्रेम सागर जो है वह लल्लू लाल की रचना है और लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ही खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुंडा भाषा का क्षेत्र कौन सा है? तो यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मुंडा भाषा का क्षेत्र जो है कौन सा है? तो मुंडा भाषा का जो क्षेत्र है वह छोटा नागपुर है। इस क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं यह किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रजबुली का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? ब्रजबुली का सर्वप्रथम प्रयोग ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। किसने किया था? ब्रजबुली का सर्वप्रथम प्रयोग ईश्वरचंद्र गुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तानी शब्द का सबसे पहले जो है प्रयोग किसने किया था? तो हिंदुस्तानी शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो बाबर ने बाबरनामा रचना में किया था। किसमें किया था? हिंदुस्तानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग बाबर ने बाबरनामा पुस्तक में किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि पंजाबी जो है किस भाषा का शब्द है? तो पंजाबी फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भी कैसा शब्द है? तो हिंदी भी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजभाषा विभाग की स्थापना 25 जून 1975 में की गई थी। कब की गई थी? कि राजभाषा विभाग की जो स्थापना की गई थी वो 25 जून 1975 में की गई थी।
नेक्स्ट देखते हैं अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है। तो अपभ्रंश का जो दूसरा नाम है, अवहट्ट जो है अपभ्रंश का दूसरा नाम है। नेक्स्ट देखते हैं मुगल काल में फारसी को क्या बनाया गया था। मुगल काल में फारसी भाषा को ही राजभाषा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो हिंदी को जब राजभाषा के रूप में जो स्वीकार किया गया था वह 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवधि में अना का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका? अवधि में जो है 3 पड़ा अना का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्राथमिक में अनिवार्य मातृभाषा जो है वो हिंदी अनुच्छेद 350 का के अंतर्गत की गई है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 350 का के अंतर्गत जो है प्राथमिक विद्यालय में अनिवार्य मातृभाषा की बात जो की गई है वो अनुच्छेद 350 में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं अवधि को काव्य भाषा बनाने का जो श्रेय है वो किसे दिया गया है। तो अवधि को काव्य भाषा बनाने का जो श्रेय दिया गया है वह मुल्ला दाऊद को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं शेखावटी मारवाड़ी की उपबोली है। तो किसकी है? शेखावटी जो बोली है वो मारवाड़ी की उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खड़ी बोली को कर्कश बोली किसने कहा था। तो खड़ी बोली को कर्कश बोली जो कहा था वो कामता प्रसाद ने खड़ी बोली को कर्कश बोली कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाग नहीं है यहाँ भाषा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो भाष से हुई है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है कि भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो भाष से हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। तो हिंदी कैसा शब्द है? हिंदी जो है वो एक फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी की मूल उत्पत्ति जो हुई थी वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई थी। किससे हुई थी? हिंदी की जो उत्पत्ति हुई थी वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी की प्रकृति जो है वो कैसी है। तो हिंदी की जो प्रकृति रही है वह जटिल से सरल की ओर रही है। जटिलता से सरलता की ओर जो है वो हिंदी की प्रकृति रही है। क्योंकि जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो वह शुरू में हमको कठिन लगती है और जैसे ही हम सीखते जाते हैं वैसे ही वह हमको सरल लगने लगती है। तो यही जो प्रकृति है वो हिंदी की है। जब इसे हम शुरुआत में सीखते हैं तो वह हमें कठिन लगती है और जैसे ही हम इसे सीख जाते हैं तो वह हमको क्या लगने लगती है? वह हमको सरल लगने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं कि संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा कौन सी है। तो संस्कृत की जो उत्तराधिकारी जो भाषा है वो भाषा हिंदी है। कौन सी है? संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा जो है वो हिंदी भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी ईरानियों का दिया शब्द है। तो हिंदी किसका दिया शब्द है? तो हिंदी जो है वो ईरानियों का दिया हुआ शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं
हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो हिंदी का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो रामचरितमानस में मिलता है। कहाँ मिलता है? रामचरितमानस में जो है वो हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो रामचरितमानस जो महाकाव्य की रचना की गई थी वो तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी। रामचरितमानस का वर्णन जो किया गया था वो 7 कांडों के अंतर्गत किया गया था और इसमें इस रचना रामचरितमानस महाकाव्य का जो रचना काल है वह संवत 1631 है और 1574 ईस्वी है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हिंदी उर्दू का मिश्रित शब्द है। कैसा है? हिंदुस्तानी शब्द कैसा है? तो हिंदुस्तानी जो शब्द है वो हिंदी उर्दू मिश्रित शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा और लिपि एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे हैं? भाषा और लिपि जो हैं वह एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट देखते हैं अवधि में ने का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है। अवधि में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है और ना अवधि में 3 पना ना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग अवधि में किया जाता है। कैसे किया जाता है? कि उत्तम एक पुरुष के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का जो प्रयोग किया जाता है वो अवधी भाषा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है? तो कर्ता कारक की विभक्ति का जो प्रयोग किया जाता है वो अवधि में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जिस भाषा में हिंदी, उर्दू, अरबी, तुर्की शब्दों का वर्णन किया जाता है वह हिंदुस्तानी भाषा कहलाती है। यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइप में कहीं दब गया है कि जिस भाषा में हिंदी, उर्दू, अरबी, तुर्की शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हिंदुस्तानी भाषा कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि लिखित वर्ण संकेत की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? कि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से विचार या भावों की अभिव्यक्ति को जो लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 1947 में गठित समिति के अध्यक्ष जो कौन थे? तो 1947 में गठित समिति के जो अध्यक्ष थे वो नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट देखते हैं कि नागरी लिपि सुधार समिति के जो संयोजक हैं वह कौन थे? तो नागरी लिपि सुधार समिति के जो संयोजक थे वो काका कालेकर जो हैं वो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। नेक्स्ट देखते हैं कि देवनागरी में 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो देवनागरी में 12 खड़ी का जो सुझाव दिया था वह काका कालेकर ने देवनागरी में 12 खड़ी का जो सुझाव दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भाषा के रूप में अवधि का जो प्रथम प्रयोग मिलता है वह खालिक बारी में मिलता है। भाषा के रूप में अवधी भाषा का प्रयोग जो है वो खालिक बारी में मिलता है। खालिक बारी जो है वो अमीर खुसरो की रचना है।
नेक्स्ट देखते हैं कि प्राचीन देवनागरी का विकास जो है वो किससे हुआ था। तो प्राचीन देवनागरी का विकास कुटिल लिपि से हुआ था। किससे हुआ था? प्राचीन देवनागरी का विकास जो है, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है कि प्राचीन देवनागरी का विकास जो है वो कुटिल लिपि से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि देवनागरी का सबसे पहले उल्लेख जो किया गया था वह गुजराती राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। किसमें मिलता है? गुजराती देवनागरी का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वह गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी में मुद्रित सबसे पहली पुस्तक कौन सी है। तो देवनागरी में मुद्रित सबसे पहली जो पुस्तक है वो चाइना एलेक्स्ट्रा है। क्या है? चाइना एलेक्स्ट्रा है। नेक्स्ट देखते हैं, देवनागरी जो है वह एक अक्षरात्मक लिपि है। कैसी है? देवनागरी जो है एक अक्षरात्मक लिपि है। नेक्स्ट देखते हैं, देवनागरी ने जो ब्राह्म चिन्ह कहाँ से ग्रहण किए थे। तो देवनागरी में जो ब्राह्म चिन्ह जो ग्रहण किए गए हैं वह रोमन लिपि से ग्रहण किए गए हैं। किससे? देवनागरी हिंदी के अंतर्गत जो ब्राह्म चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वो रोमन लिपि से ग्रहण किए गए हैं, वह फारसी लिपि के नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति जो है किससे हुई थी। खरोष्टी लिपि की जो उत्पत्ति हुई थी वो अमरिक लिपि से हुई थी। किससे हुई थी? खरोष्टी लिपि की जो उत्पत्ति हुई थी वो अमरिक लिपि से हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, देवनागरी लिपि में सुधारों का जो आरंभिक प्रयत्न किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो देवनागरी में जो सुधारों का जो आरंभिक प्रयत्न किया गया था वह महादेव गोविंद रानड़ा के द्वारा देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देवनागरी का मानकीकरण जो है वह केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किया था। किसने किया था? देवनागरी का जो मानकीकरण किसके द्वारा किया गया था। तो देवनागरी का जो मानकीकरण किया गया था वह केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा देवनागरी का मानकीकरण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, देवनागरी लिपि का मानकीकरण जो किया गया था वह 1966 ईस्वी में देवनागरी लिपि का जो है वो मानकीकरण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह किसने कहा था। तो देवनागरी जो है दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह कथन जो है राहुल साकृत्यायन ने कहा था। किसने कहा था? राहुल साकृत्यायन ने कहा था कि देवनागरी जो है वो दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। नेक्स्ट देखते हैं कि संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो वह देवनागरी के हैं। मतलब संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो वह अक्षर जो किसके हैं? वो देवनागरी लिपि के हैं। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो कहा गया था वो पिटमैन के द्वारा कहा गया था। और आज का हम अंतिम प्रश्न देखते हैं कि किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। तो किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। तो वह अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी।
तो आज की इस क्लास में हमने 30 मिनट में 75 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल किया। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्लास कैसी रही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।